वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 559 पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए। ठीक है, और इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार राज्य परिषद और केंद्र विधानसभा का कार्यकाल इस प्रकार था, बताइए। दोनों का 5-5 वर्ष, दोनों का 3-3 वर्ष, एक का 3 वर्ष, दूसरे का 5 वर्ष, एक का 5 वर्ष, दूसरे का 3 वर्ष, बताइए। राज्य परिषद जो कि है उच्च सदन और केंद्रीय परिषद जो कि है निम्न सदन। ठीक है, तो उच्च सदन का जो कार्यकाल था वो था 5 वर्ष का और निम्न सदन का कार्यकाल था 3 वर्ष का। यानी 5 वर्ष का कार्यकाल राज्य परिषद का और केंद्र विधानसभा का 3 वर्ष का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को जो है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड या मोंटफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है, पता ही होगा आपको। और 1909 को मार्लेमिंटो सुधार। देखिए, इस अधिनियम में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई, जिसमें निम्न सदन यानी केंद्रीय विधानसभा और उच्च सदन यानी राज्य परिषद शामिल किया गया। बात करें निम्न सदन की, तो निम्न सदन में 145 सदस्य थे, जो या तो मनोनीत होते थे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों से चुने गए थे। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। उच्च सदन की बात करें तो उच्च सदन में 60 सदस्य थे, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का था और इस सदन में केवल पुरुष सदस्य को ही शामिल किया जाता था। किस सदन में? जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था, यानी उच्च सदन में, यानी राज्य परिषद में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकती है? लोकसभा, राज्यसभा, भारतीय प्रदेशों के 2/3 भाग या अंतर्राज्यीय परिषद के द्वारा? किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। तो अनुच्छेद 312 में इसका प्रावधान है भारतीय संविधान के, राज्यसभा जो है विशेष बहुमत द्वारा, ठीक है, विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। ये अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। सभी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शामिल अधिकारों का प्रयोग करने के हकदार हैं? कौन सा अनुच्छेद है वो? आपको पता होना चाहिए कितने से कितने अनुच्छेद में समानता का अधिकार है, किसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, किसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, किसमें धर्म की स्वतंत्रता है, किसमें सांस्कृतिक स्वतंत्रता है, किसमें अल्पसंख्यक वर्गों के बारे में कहा गया है। तो इसका उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, अनुच्छेद 30 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 30 के अनुसार भारत के प्रत्येक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक को शिक्षण संस्थानों को खोलने का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 30 में लिखा है। नंबर 4 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है? कौन सा अनुच्छेद है? देखिए, अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट को और अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को रिट निकालने की शक्ति देता है। सी है इसका आंसर फिलहाल। तो अनुच्छेद 226 आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, उच्च न्यायालय में जा सकते हो। ठीक है, अनुच्छेद केवल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो कोई, कैसे जाओगे? ऐसे ही मुँह उठा के चले जाओगे? नहीं, आपको उसके लिए वकील खुद होना पड़ेगा, ठीक है, या फिर वकील करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। विवाद समाधान पैनल किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है? विवाद समाधान पैनल किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है? बताइए। मध्यस्थता और समझौता अधिनियम? नहीं, आयकर अधिनियम 1961, ऑप्शन नंबर बी। तो विवाद समाधान पैनल जो है आयकर अधिनियम 1961 के तहत स्थापित किया गया है। ऐसे प्रश्नों को सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। महिला आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कौन नियुक्त या नामांकित करता है? इस प्रश्न का उत्तर राष्ट्रपति नहीं है। क्या है फिर? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, केंद्र सरकार।
तो महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। देखिए, केंद्र सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी जो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समुनिर्दिष्टित कृत्यों का पालन करेगा। ठीक है, देखिए इसमें केंद्र सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, जो महिलाओं के हित के लिए समर्पित हो। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 1950 में योजना आयोग की स्थापना किसने की थी? प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने, संसद ने या कैबिनेट ने? किसने की थी? कैबिनेट ने की थी। संसद लगाकर गलत मत कर दीजिएगा। अगर संसद करती तो स्टैच्यूटरी बॉडी हो जाती, लेकिन ना तो ये संवैधानिक निकाय है और ना ही सांविधिक। तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में कैबिनेट के एक अतिरिक्त संवैधानिक संस्था के रूप में की गई थी। ठीक है, एडिशनल कॉन्स्टिट्यूशनल, ना यानी ना संवैधानिक है ना सांविधिक है। 17 अगस्त 2014 को इसे ख़त्म कर दिया गया और इसका स्थान जो है नीति आयोग ने ले लिया। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले बिल आएगा लोकसभा में, फिर वो पास करेगी, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर पास करेगी, फिर राष्ट्रपति मोहर लगाएंगे। ठीक है, वैसा नहीं हुआ, सीधे कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित करके जो है इसकी स्थापना कर दी। फिर 2014 में इसको ख़त्म कर दिया गया। इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को आया नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है? सीधे टिक करना चाहिए आपके माइंड में कि भाग 4 में क्या है। तो भाग 4 में है डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है अपने, और अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 के बीच है वो। अब इसी में 43 पड़ता है, ऊपर से क्लॉज दे दिया है भी, यानी बाद में जोड़ा होगा कोई संविधान संशोधन करके। तो है क्या ये? सहकारी समितियां इसमें। तो अनुच्छेद 43 भी सहकारी समितियों से संबंधित है, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है, जो एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। कोई व्यक्ति भारत के अटॉर्नी जनरल की योग्यता प्राप्त कर लेता है यदि वह निम्नलिखित में से किसकी योग्यता प्राप्त कर ले? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस या हाई कोर्ट का जस्टिस? बताइए। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी का प्रावधान है, और महान्यायवादी वही बन सकता है जो योग्यता रखता हो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की रखता है। ऐसा नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, मुख्य नहीं। तो कोई व्यक्ति यदि वो अटॉर्नी जनरल बनना चाहता है तो उसके पास योग्यता होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज की। तो ये तो हो गया अटॉर्नी जनरल। ठीक है, स्टेट में क्या होता है? एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता। राज्य में महाधिवक्ता, केंद्र में महान्यायवादी। महान्यायवादी की योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के समान। तो फिर राज्य में जो महाधिवक्ता है उसकी योग्यता हाई कोर्ट के जज के समान। ठीक है, 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर ध्यान देना है। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब आपको बताना है कि लैंगिक समानता का सिद्धांत इनमें से किस में निहित है? देखिए, लैंगिक समानता की बात अनुच्छेद 15 में भी कही गई है, यानी मौलिक अधिकार तो होगा ही होगा इसका। अब जिसमें 2 नहीं है, सबसे पहले उसको एलिमिनेट करके थोड़ा आसान बनाइए प्रश्न को। ठीक है, तो इसका उत्तर 2 बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी कही गई है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों में भी कही गई है और प्रस्तावना भी है, सभी हो जाएगा फिर तो 1 2 3 4। तो उपरोक्त सभी भाग जो हैं लैंगिक समानता के बारे में बात करते हैं। संविधान न केवल महिलाओं को समानता की गारंटी देता है, बल्कि राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपायों को अपनाने का भी अधिकार देता है। ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मौलिक कर्तव्य जो है महिलाओं की गरिमा के लिए, अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने के लिए कहता है। तो इस तरह का भी अगर लाइन में कहीं लिखा है तो वो भी टिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बात तो हो ही रही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। बाकी आप पढ़ लोगे बार बार तो पता चल ही जाना है। ठीक है, 12 से 35 तक जो है
आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, और फिर 36 से 51 तक राज्य के नीति निषेध सिद्धांत हैं। फिर 51A में जो है 51 के काम है आपके मौलिक कर्तव्य हैं, 11 हैं। ठीक है, उनको पढ़ के पता ही चले जाना है कि बात कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, न्यायिक समीक्षा की शक्ति इनमें से किसके पास है? कौन कौन कर सकता है न्यायिक समीक्षा? केवल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी कर सकता है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों कर सकते हैं, सी है इसका आंसर। तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के पास है। और ये कहाँ से लिया है हमने? अमेरिका के संविधान से। ये चीज़ भी पता होनी चाहिए आपको, कौन सी चीज़ किस देश के संविधान से ग्रहण की है भारतीय संविधान में। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। भारत में वन अधिकारों की मान्यता व उन्हें निहित करने और भूमि अधिकारों के वितरण की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसके पास है? बताइए। पास होना चाहिए। वन और पर्यावरण मंत्रालय, आदिवासी मामलों का मंत्रालय, स्थानीय सरकार या राज्य और केंद्र शासित प्रदेश? क्या लगता है? वन और पर्यावरण मंत्रालय? नहीं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, सी। तो देखिए, भारत में वन अधिकारों की मान्यता व निहित करने, ठीक है, और भूमि अधिकारों के वितरण की जिम्मेदारी राज्य की सरकार और केंद्र शासित प्रदेश की है। एक तरह से राज्य हो गए देखा जाए तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। एक मछली है, उस मछली का नाम है जुंगा पीठिया। जुंगा पीठिया किस प्रदेश की राजकीय मछली है? ठीक है, जैसे राजकीय पुष्प होता है, राजकीय पक्षी होता है, जैसा दिल्ली का राजकीय पक्षी गौरैया है। अब जुंगा पीठिया किस प्रदेश की राजकीय मछली है? ये असम की है। तो जुंगा पीठिया असम की राजकीय मछली है। एक मछली भी राजकीय हो सकती है, ठीक है, पशु हो सकती है, मतलब जानवर हो सकती है, इसलिए थोड़ा अलग है दूसरों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को भारत में एक सांविधिक दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के उद्देश्य के लिए जनगणना अधिनियम 1948 में संशोधन किया गया है। और तीसरा है, एनपीआर डेटाबेस का उपयोग बायोमेट्रिक डीडुप्लिकेशन के लिए भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई द्वारा किया जाना और एक अद्वितीय पहचान संख्या असाइन करना है। कौन कौन सही है? तीनों सही हैं या कोई गलत भी है इनमें? देखिए, पहला सही है, तीसरा सही है, ये दूसरा वाला गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3 बी। तो केवल कथन 1 और 3 सही है। पहला बयान सही है कि एनपीआर की वैधानिक स्थिति है, लेकिन एनपीआर को नागरिकता अधिनियम 1955 में अपनी वैधानिक स्थिति मिली है, ठीक है, जिसमें संशोधन किया गया था। और अब धारा 14A का कहना है कि केंद्र सरकार अनिवार्य रूप से भारत के हर नागरिक को पंजीकृत कर सकती है और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी कर सकती है। केंद्र सरकार भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाए रख सकती है और किसी उद्देश्य के लिए एक राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण स्थापित कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 15वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न। भारत के संविधान में संशोधन द्वारा निम्नलिखित आयोगों में से कौन सा स्थापित किया गया था? कौन सा है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, भारत अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग? ये जो है ना, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये नया बनाया गया था। ठीक है, डी एस का आंसर। तो देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना अनुच्छेद 338 में संशोधन करके, ठीक है, की गई थी। और वो संशोधन था 89वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सन 2003 का। ठीक है, और एक नया इसमें अनुच्छेद जोड़ दिया गया 338 का यानी ए। अब देखिए, इस संशोधन द्वारा तत्कालीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को 2 भागों में बांट दिया गया। ठीक है,
कौन कौन से थे वो दो भाग? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो अनुच्छेद 338 में, और दूसरा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है 338A में। ठीक है, 19 फरवरी 2004 को। क्लियर? तो ये 15 प्रश्न थे इंडियन पॉलिटी के। इनकी एक बार प्रैक्टिस तो कर ही लीजिएगा। धन्यवाद।